afternoon. Myself Deepak Pandey, faculty at GATE Coach, and today we are here to discuss the brief analysis of the GATE 2017 Chemical Engineering paper. First of all, let me wish all the very best for the upcoming GATE 2017 results. I hope आप सभी ने मेहनत की हो और आप सभी को अच्छे मार्क्स मिले और अच्छा स्कोर हो आपका. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे. गेट 2017 केमिकल इंजीनियरिंग पेपर. एक्चुअली जब से ये पेपर हुआ है मेरे सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इस बार क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्या इस बार टॉप 100 में आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए होंगे, क्या कट ऑफ 50 से ऊपर चली जाएगी. तो ये सारी बातें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है इस बार वो किस तरह से रहा है. हर साल हम लोग ये वीडियो जारी करते हैं और हर साल हम देखते हैं कि किस तरह से जो पैटर्न है वो बदल रहा है या नहीं बदल रहा है. तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. देखिए एप्टीट्यूड पार्ट से. एप्टीट्यूड पार्ट, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एप्टीट्यूड पार्ट का जो वेटेज है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स. आउट ऑफ विच 5 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क्स and 5 questions are of 2 marks. So the total marks for aptitude section becomes 15 marks. इस बार के aptitude section को अगर देखा जाए तो जो 1 marks क्वेश्चन थे उसको मैं कहूँगा कि they were easy questions, 1 marks questions. अब चाहे वो इंग्लिश के क्वेश्चंस हों जिसमें हमसे इस बार प्रीपोजिशन का पूछा गया था कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, इज यूज़ होगा, आर यूज़ होगा या क्या यूज़ होगा. या फिर दूसरा अगर हम इसमें क्वेश्चन देखें जिसमें हमारे पास क्वेश्चन था कि टेम्परिंग विथ समवन ईमेल्स आईडी इज़ रियली एन ऑफेंस. तो वहाँ पे भी जो ऑप्शन दिए गए थे वो चूज़ करना इतना मुश्किल नहीं रहा था. अगर हम पिछले साल के 2015 के या 2016 के पेपर्स को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे उनमें ऑप्शंस में भी कन्फ्यूजन था. कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनके बारे में हमने अगर पहले ना सुना हो, ऐसे भी वर्ड्स थे, बट इस बार काफ़ी कॉमन वर्ड्स थे. तो मैं ये कहूँगा कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो काफ़ी इजी थे. 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो एप्टी पार्ट में पूछे गए थे देवर मॉडरेट टू डिफिकल्ट. मॉडरेट टू डिफिकल्ट. तो अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, सिलोलिज्म की प्रॉब्लम थी, जो अगर आपने एप्टी की थोड़ी भी प्रैक्टिस अगर करी हो तो आप काफ़ी आसान से कर पाएंगे. डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की अगर बात करी जाए तो एज सच वो डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन हाँ उनमें कन्फ्यूजन हो सकती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती थी. फॉर एग्जांपल जो मशीन का क्वेश्चन आया था हमारे पास जिसमें मिनिमम वर्क या मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द मशीन पूछा था टू अकम्प्लिश पर्टिकुलर वर्क. तो एक एवरेज स्टूडेंट जिसने एप्टी को ठीक टाइम दे के अटेम्प्ट किया हो वो इसमें 12 मार्क्स का इजीली अटेम्प्ट कर सकता है. ओके कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर हमने एप्टी केवल 4 या 5 नंबर का अटेम्प्ट किया. तो मैं भी काफ़ी सरप्राइज था कि ऐसा क्यों. तो रीज़न उनका ये रहा कि उन्होंने एप्टी टेक्निकल पोर्शन को अटेम्प्ट करने के बाद किया. तो मैं पहले भी अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ और अभी भी जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर गेट में अपीयर होंगे उन सभी को यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त स्टार्टिंग 15 मिनट्स या मैक्सिमम 20 मिनट्स, लेट्स से 15 मिनट्स, आपको सबसे पहले एप्टीट्यूड को टाइम देना चाहिए. इसके फ़ायदे तो ये रहते हैं कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कई बार आसान भी रहते हैं. आपसे 10 में से करीब 5 या 6 क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो आप आगे भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अप्रोच करोगे. ठीक है. तो जिन स्टूडेंट्स ने एप्टी को पहले शुरू के 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में अटेम्प्ट किया है वो इसमें इजीली 12 मार्क्स या 13 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके
So this was about aptitude part. Next part I'm going to discuss is mathematics. फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है इस बार इसने मुझे भी काफ़ी सरप्राइज़ किया, बिकॉज अगर पिछले सभी एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स को देखा जाए तो मैथमेटिक्स में एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस केमिकल इंजीनियरिंग में आसान सवाल पूछे जाते हैं, पर इस बार जो सवाल आए हमारे पास मोस्ट ऑफ देम वर लाइक हाई स्कूल लेवल क्वेश्चंस। तो मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स के सभी प्रॉब्लम्स को कहूँगा कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स ईजी प्रॉब्लम्स थे, सभी के सभी प्रॉब्लम हाई स्कूल लेवल के थे। कई प्रॉब्लम ऐसे भी थे जिसमें आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत भी ना पड़ी हो, आप उसको लॉजिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मैथमेटिक्स में हमारे पास अगर हम देखें तो इन दिस केस वी वर हैविंग 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, सो द टोटल बिकम्स 11 मार्क्स। तो वेटेज भी अच्छा रहा है, लगभग उतना ही वेटेज रहा है जितना प्रीवियस ईयर में हमारा मैथमेटिक्स का वेटेज रहता है। लेकिन कुल मिला के अगर आप इसमें देखें तो इस साल कुछ बातें थी मैथमेटिक्स में, वो ये कि हमारे पास मैट्रिक्स से या लीनियर अलजेब्रा से, मैट्रिसेस से पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं आया जो हर साल आता था, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए यूजिंग सम न्यूमेरिकल मेथड हमारे पास नहीं आया। हाँ, हमारे पास मैच द कॉलम आए थे, दैट इन एक मेथड था हमारे पास गॉस सीडल ऑपरेशन, हमारे पास मैट्रिसेस से भी रिलेटेड कुछ मैच द कॉलम आए थे। तो कुल मिला के देखेंगे तो मैथ्स का जो पार्ट था वो भी काफ़ी इजी रहा हमारे लिए, और इसमें से आप मैक्सिमम आराम से 10 to 11 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो ये दोनों पार्ट हमारे पेपर के इजी पार्ट थे। अगर आपने अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए काम डाउन होके सारे पेपर्स अगर सॉल्व किए हैं तो ये बहुत आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें स्कोर करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी आसान पूछे गए थे। अगर आप एक क्वेश्चन पेपर के बाद अगर आपको याद रहा हो, अब तो खैर रिस्पॉन्स आ गया तो आई होप आप सभी को याद होगा। देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक दिस, ये आपको एक कर्व दिया था एफ का, एंड here was 6, here it was 0। क्वेश्चन ने बस इतना पूछा था कि इस पर्टिकुलर कर्व के पॉजिटिव रूट्स कितने हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना आसान सवाल है। गलती सिर्फ उन्हीं से हुई होगी जिन्होंने या तो ये नहीं पढ़ा होगा कि x जो रूट्स है वो 0 से 6 के बीच में पूछ रहा है ना, या तो उन्होंने ये कुछ यहाँ पे काउंटिंग में जल्दबाजी में अगर कोई गलती हुई होगी तो हुई होगी, वरना ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है, लेट अस मूव टू टेक्निकल पार्ट, जो कि हमारा स्कोरिंग होता है और डिसाइडिंग फैक्टर भी वही होता है। बिकॉज ये देख के हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट, मैथमेटिक्स का पार्ट और एप्टी का पार्ट लगभग सभी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा। लेट अस मूव टू टेक्निकल पार्ट। एंड टेक्निकल पार्ट में सबसे पहले मैं बात करूंगा सीआरई की, रिएक्शन इंजीनियरिंग की। तो इन केस ऑफ सीआरई हमारे पास इस बार काफ़ी क्वेश्चंस थे, अराउंड 13 मार्क्स के क्वेश्चन थे हमारे पास, जिसमें 3 क्वेश्चन थे हमारे पास 1 मार्क्स के एंड अराउंड 5 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। तो आप देख सकते हो टोटल वेटेज हो गया हमारा यहाँ पे सीआरई का 13 मार्क्स का। सीआरई के क्वेश्चंस का मैं कहूँगा लेवल अच्छा था, कंफ्यूजिंग भी थे कुछ क्वेश्चंस को अगर आपने डेटा पे ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया तो गलत होने के चांसेस थे हमारे पास। 3 क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछे गए थे सीआरई में, तो वहाँ पे हमारे पास रिएक्टर कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन आया था। अगर हम लोग हेट्रोजीनस पार्ट की बात करें तो एक क्वेश्चन हमारे पास था कि थेले मॉडुलस को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो थेले मॉडुलस का क्वेश्चन 1 नंबर का था, लेकिन कंफ्यूजिंग उन्होंने क्या करने की कोशिश की कि k/d, अंडर रूट k/d जो थेले मॉडुलस की डेफिनेशन है, ऑफकोर्स मल्टीप्लाइड बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, तो अंडर रूट k/d में उन्होंने k को लेके बच्चे को परेशान करने की कोशिश की कि ये k क्या है, रेट कांस्टेंट है या फिर मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो ऑफकोर्स सभी को पता होगा जिन्होंने भी हेट्रोजेनस थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो इस तरह से उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश करी है।
हाँ, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे उनका लेवल अच्छा था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने 2 मार्क्स में। चाहे वो कन्वर्जन का क्वेश्चन हो जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी जिसमें कन्वर्जन पूछा हुआ था, चाहे वो एक और क्वेश्चन हो जहाँ पे वो हमारी नॉर्मल रिएक्शन की समझ को चेक कर रहे थे, जो क्वेश्चन हमारे पास टर्शरी बुटाइल अल्कोहल प्लस सम अदर कंपाउंड टू गिव ETB, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था आपके पास। वो देखना चाह रहे थे कि हमें बेसिक रिएक्शन की समझ है या नहीं है। इसके अलावा हमारे पास CRE से और भी 2 नंबर के क्वेश्चन थे, RTD का क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास। ये सभी क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी थे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास सैचुरेशन प्रेशर से भी आया था। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थे। तो मैं कहूँगा कि CRE में अगर आपने 13 मार्क्स के क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट किया है तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सभी लोग नहीं कर पाए होंगे, तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट लेट अस मूव टू इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल। इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट से हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का था। तो इजी थे क्वेश्चन, लेकिन हाँ, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आया कि LVDT क्या है, दैट वाज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो ये नाम हो सकता है स्टूडेंट ने पढ़ा हो या सुना हो, बट ये नया नाम था ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन था। जिनको ये पता होगा वो कर पाएंगे, जिन्हें नहीं पता होगा नहीं कर पाएंगे। इसमें आप सॉल्व करके कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। जो दूसरा क्वेश्चन था इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट से, वो मैच द कॉलम का क्वेश्चन था। और मैच द कॉलम को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें सॉल्व करने के लिए आपको केवल 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। इन दिस केस इंस्ट्रूमेंटेशन की प्रॉब्लम में मैच द कॉलम को अगर आप कंप्लीटली भी सॉल्व करना चाहें तो भी केवल आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कंसंट्रेशन को कैसे मेजर किया जाता है यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है यूजिंग थर्मिस्टर। आपने ये दोनों भी देखा तो भी आप सही ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो 3 नंबर का पार्ट जो था इसमें से इंस्ट्रूमेंटेशन का था। और प्रोसेस कंट्रोल में अगर देखें तो प्रोसेस कंट्रोल में आपके पास क्वेश्चंस थे अराउंड 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस थे हमारे पास। इन केस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल वी वर हैविंग 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, दैट इज 10 प्लस 3 दैट इज 13 मार्क्स। तो प्रोसेस कंट्रोल वाले पार्ट में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया, दैट वाज स्टेबिलिटी। अब वो चाहे राउत से पूछा गया हो क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था, बोर्डे से भी पूछा गया हो क्वेश्चन, काफी आसान था। हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में उसके आंसर को लेके। जो बोर्डे से स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें अल्टीमेट गेन की वैल्यू क्या होगी, तो हमने अपने फेसबुक पेज पे जो सॉल्यूशन अपलोड किया है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं फाइनल आंसर्स इसके क्या होंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल में स्टेबिलिटी से इस बार 2 क्वेश्चन आए आपके पास। और अगर हम प्रोसेस कंट्रोल की बात करें तो वी वर हैविंग ओवरशूट एंड क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक लैपलेस। तो आसान क्वेश्चंस थे ये सारे, बट हाँ कंफ्यूजिंग थी, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन इसमें जरूर रही होगी। कुल मिला के इसमें से 13 मार्क्स का आपका वेटेज था। नेक्स्ट पार्ट इज PDE, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। हर साल 2 क्वेश्चन 4 नंबर के इससे पूछे ही जाते हैं। इस बार कुल मिला के इससे 5 नंबर के सवाल पूछे गए। 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। कुल मिला के इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा गया 5 मार्क्स के। 1 नंबर का जो क्वेश्चन था वो डेप्रिसिएशन पे बेस्ड था, आसान सा क्वेश्चन। दूसरा नंबर का जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड अपॉन बॉन्ड मैच्योरिटी, दैट मींस इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का था दैट वाज बेस्ड ऑन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि थोड़ा सा लेंदी है, जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के भी चांसेस हैं। सभी के सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, so next after PD let's move to PC, that is process calculation। process calculation
तो प्रोसेस कैलकुलेशन में इस बार हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन था, दैट वाज फॉर 2 मार्क्स, दैट वाज बेस्ड ऑन क्रिस्टलाइजेस. क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन क्रिस्टलाइजेस. तो हर बार की तरह रिसाइकल, बाईपास, पर्ज ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं आया हमारे पास. क्रिस्टलाइजर पे बेस्ड कैलकुलेशन आया, जो कि एक बेसिक प्रॉब्लम है प्रोसेस कैलकुलेशन की. जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं उन सभी को ये प्रॉब्लम खुद मैंने भी कराई है, तो आई होप आप सभी इसको कर गए होंगे, प्रोसेस कैलकुलेशन प्रॉब्लम को. नेक्स्ट इज मैकेनिकल ऑपरेशन. वो मैकेनिकल ऑपरेशन भी हालांकि वेटेज इसका कम है, पर ये भी स्कोरिंग है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस इसमें आते हैं. इस साल हमने देखा कि मैकेनिकल ऑपरेशन में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारे पास आया. तो 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स. कुल मिला के हमारे पास मैकेनिकल ऑपरेशन से नंबर ऑफ मार्क्स फॉर मैकेनिकल ऑपरेशन इज 3 मार्क्स. इसमें हमारे पास क्वेश्चन एक था जो आपके क्रशिंग डिवाइसेस होते हैं उनके ऑर्डर को अरेंज करना था, जो कि काफ़ी आसान, काफ़ी बेसिक है. अगर आपने एक बार भी मैकेनिकल ऑपरेशन देखा है तो आप उसको डेफिनेटली कर लेंगे. सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट मास मीन डायामीटर, जो कि कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज डायमीटर को डिफाइन करने के हमारे पास 4-5 तरीके हैं, ठीक है ना. तो अगर आपको ठीक से याद होगा तो आप उसको कर पाएंगे, अदरवाइज वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है. तो मास मीन डायमीटर से क्वेश्चन इसमें पूछा गया था. सो दिस वाज अबाउट मैकेनिकल ऑपरेशन. लेट अस मूव टू जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मास ट्रांसफर. तो मास ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल इसमें अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए इसमें. हर बार की तरह डिस्टिलेशन, क्यू वैल्यू, क्यू लाइन, मैकैब-थिले डायग्राम, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया. थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आसान था लेकिन हटके था, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है ड्राइंग से क्वेश्चन है जो कि हर बार आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए. डिस्टिलेशन से क्वेश्चन है जो कि हर बार आता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम मैकैब-थिले डायग्राम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए. बट इस बार इन सभी टॉपिक से कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया. ओके हमारे पास इन दिस केस नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स 3 क्वेश्चन थे हमारे पास 1 नंबर के लिए, एंड 4 क्वेश्चन थे हमारे पास इसमें 2 नंबर के लिए. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर अराउंड 3 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स. सो कुल मिला के इसका वेटेज हो जाता है 11 मार्क्स. 1 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास मर्फी इफिशिएंसी को लेकर क्वेश्चन आया था, दैट वाज बेस्ड ऑन डेफिनेशन. अगर आपको ट्रे की नंबरिंग आती है, किस स्ट्रीम को किस तरह से नंबर करना है, तो मर्फी इफिशिएंसी का क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं था. सेकंड क्वेश्चन दैट वाज अगेन फॉर 1 मार्क्स, दैट वाज बेस्ड अपॉन इंटरफेज मास ट्रांसफर. कौन सा फेज रेजिस्टेंस कंट्रोलिंग है, कौन सा फेज रेजिस्टेंस कंट्रोलिंग नहीं है. प्लस एक क्वेश्चन आपके पास एक्सट्रैक्शन से आया था प्लेट पॉइंट की डेफिनेशन को लेके, जिसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान हुए थे क्योंकि उसमें एक पॉइंट ऐसा था इंटरफेशियल टेंशन को लेके जिसके बारे में बच्चों को ज़्यादातर को पता नहीं था. ओके 2-2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आया था हमारे पास मास ट्रांसफर के केस में, दैट वाज 1 फ्रॉम रिलेटिव वोलेटिलिटी एंड 1 मोर क्वेश्चन वाज फ्रॉम स्ट्रिपिंग. तो एब्जॉर्प्शन से ना पूछ के इस बार इन्होंने क्वेश्चन स्ट्रिपिंग से पूछा. तो अगेन अगर आपने इस सवाल पे ध्यान नहीं दिया होगा तो आप इसको फिर से गलत कराएंगे. एंड उसमें मिनिमम फ्लो रेट के बारे में बात करी थी, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली थी. अगेन क्वेश्चन हमारे पास एब्जॉर्प्शन से भी आया इस बार, जो पिछले सालों से आ रहा है. 2015 में भी एब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन आया था, 2016 में भी एब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन है, एंड अगेन 2017 में भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन आ गया. ओके एंड लास्ट क्वेश्चन देयर वाज 1 मोर क्वेश्चन दैट वाज ऑन डायमेंशनलेस नंबर, जेडी नंबर एंड शेरू नंबर. ओके सो ये जो मास ट्रांसफर के क्वेश्चन से दे वर स्लाइटली डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट. तो इन्होंने बच्चों को ज़रूर थोड़ा परेशान किया होगा. नेक्स्ट लेट अस मूव टू हीट ट्रांसफ़र. तो हीट ट्रांसफ़र से जो क्वेश्चन आए थे हमारे पास, इन द केस ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल आए थे ज़रूर इस बार. और there was a question based on overall heat transfer coefficient, outside radius, inner radius, and again we were having a question based on the unsteady state equation की cylindrical coordinates में जो unsteady state equation है उसमें n की वैल्यू क्या होगी. then we were having a question for 2 marks, रेडिएशन का एक एक्सप्रेशन पूछा गया था हमसे, एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी थी.
then again we were having questions regarding the boiling curve. Okay, so in this case we were having two questions for 1 marks and 3 questions for 2 marks. So this makes 8 marks questions for the case of heat transfer. सभी वेटेज हम लोग देख रहे हैं एवरेज वेटेज है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इस बार बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया हो. हाँ, सीआरई को ज़रूर थोड़ा ज़्यादा वेटेज मिला है इस बार. ओके, बट बाकी भी सब्जेक्ट्स को एवरेज वेटेज जितना उनका रहता है हर साल उतना वेटेज दिया गया. ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. इन केस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स वी वर हैविंग 3 questions for 1 marks and 3 questions for 2 marks, which makes it around 9 marks. Again, level of questions in fluid mechanics for 2 marks questions, they were difficult. Of course, they were difficult. Okay. Next one is chemical engineering thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए दे वर कंसेप्चुअल ऑफ कोर्स, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन कि आप एक सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं फ्रॉम 40 to 80 डिग्री सेल्सियस. एक बार आप उसको डायरेक्ट 80 डिग्री के सोर्स से हीट कर रहे हैं एंड एक बार आपने उसको बीच में मीडियम एक सोर्स दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने उसको 80 डिग्री का सोर्स दिया. तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग इंट्रोपी रिवर्सिबिलिटी को लेकर अगर क्लियर है तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल था. Then again there was a 1 marks question regarding compressibility factor. तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट ये यूज़ हुआ कि अगर आपके जो रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर है इनकी वैल्यूज अगर सेम है देन आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो भी सेम आएगा. तो उन्होंने टेबल पे वैल्यूज दे रखी थी उनकी. तो जो 1 मार्क्स के इसमें 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, दैट इज 2 क्वेश्चन फ्रॉम 1 मार्क्स एंड दोनों क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल थे. एंड अगर 2 मार्क्स क्वेश्चंस की बात करें तो वी वर हैविंग 3 क्वेश्चंस for 2 marks. And again ये क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल थे. सॉल्यूशन थर्मो से 2 क्वेश्चन पूछे गए इसमें, आई एम सॉरी सॉल्यूशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया एंड एक क्वेश्चन हमारे पास VLE से पूछा गया एंड अनदर क्वेश्चन इट वाज फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशंस. ओके, सो दिस मेक्स अराउंड 8 marks. Okay. So this was the marks distribution for technical portion. Okay. Because IIT रुड़की ने अभी रिस्पांस दे दिया है अपना कि आप सभी ने क्या क्या रिस्पांस मार्क किए हैं, तो सभी को क्वेश्चंस का आइडिया होगा. फिर भी इनको एक तरह इस तरह क्लासिफाई करना थोड़ा ज़रूरी था. तो आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है. ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज दे दिया गया, ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी सब्जेक्ट को काफ़ी कम वेटेज दिया गया है. अनदर थिंग इज कि जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं, ठीक है, दे वर कंसेप्चुअल. ऑफ कोर्स दे वर कंसेप्चुअल, दे वर इजी ऑल्सो. ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है, जो क्वेश्चंस बार बार मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी. एक ने ये भी कहा कि सर कट ऑफ 50 के ऊपर जा सकती है क्या. तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ को लेके सबसे पहले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपने आई होप बहुत अच्छा किया हो पेपर में. कट ऑफ की जहाँ तक बात है तो देखिए, मैं सबसे पहले इस पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँगा कि ये पेपर कितना डिफ़िकल्ट था, कितना ईजी था. तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ऑफकोर्स दिस पेपर वॉज ईजियर दैन 2016 पेपर, मच ईजियर दैन 2015 पेपर. इसके डिफ़िकल्टी लेवल को मैं कंपेयर कर सकता हूँ ऑलमोस्ट टू गेट 2014 पेपर. ओके, एंड रादर आई शुड से इट वाज स्लाइटली ईजियर देन गेट 2014 पेपर. ओके, पर अगर कट ऑफ की इसमें बात करें तो कट ऑफ इसमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना चाहिए. उसके कई रीज़न्स हैं. उसके पहला रीज़न ये है कि आपके पास यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर था जो कि बच्चों को खूब बहुत परेशान करता है. जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है वो वर्चुअल कैलकुलेटर पे बहुत अच्छा उनकी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से बहुत अच्छी कैलकुलेशंस नहीं हुई होंगी. ओके, दूसरा एक बड़ा रीज़न इस बार कि अगर आपने क्वेश्चंस पे ध्यान दिया हो तो इस बार मोर देन 50% क्वेश्चंस वर लाइक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड.
न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, आई एम सॉरी नॉट एप्टीट्यूड आंसर्स। सो मोर देन 50% क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं थे। अब जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होता है तो जो फर्स्ट टाइम आपका आंसर आता है आप उसको क्रॉस चेक नहीं करते इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड आप उसको फिल करते हैं वहाँ पे। ओके, देन चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कई बार आपको राउंडिंग ऑफ करनी होती है, कई बार टू द नियरेस्ट इंटीजर करना होता है, कई बार टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, टू सेकंड डेसिमल प्लेस, आपको चीज़ों को राउंड ऑफ करना होता है। दूसरी ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी, अगर मैं कहूँगा पेपर वॉज ईजी, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ को कि पेपर की जो डिफ़िकल्टी लेवल है उस चीज़ को बैलेंस कर देती हैं। तो कुल मिला के चीज़ें वैसी ही रहेंगी करीब करीब जैसी आपके पास 2014 में थी। ओके, सो अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मैंने यहाँ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया मैं इसको रब करूँगा। अगर इसके डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो it can be compared to the paper of GATE 2014। ओके, और जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जो सबसे बड़ी परेशानी है बच्चों की कि हाँ सर कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, जो कट ऑफ मार्क्स हैं दिस ईयर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपको मैंने बताया रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि इस बार हमारे पास NAT न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन जो थे दैट वर मोर देन 50%। एंड मेरी खुद कई स्टूडेंट से बात हुई है, काफ़ी स्टूडेंट्स की इसमें सिली मिस्टेक्स भी हुई हैं। ऑफ कोर्स कईयों ने ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं किया है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर अटेम्प्ट किए हैं उन्होंने सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा करी। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ मार्क्स इन दिस केस शुड बी क्लोज टू 37 ±1। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज कि ये जो पेपर था ये आपका, इसमें आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी थी एक्चुअली। अगर आप कंसंट्रेट होके इस पेपर को कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो कम होंगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो ऑफकोर्स चाहिए थी बट साथ में कंसंट्रेशन भी चाहिए था। ओके, अगर मैं इसमें बात करूं कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, तो आप पूछेंगे अगर हर दूसरा बंदा आपको यही बोलेगा कि हाँ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 47, 48, 51, 52। ओके, अगर एवरेज नंबर की बात करें तो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन दिस केस विल बी अराउंड 45 to 50, बिकॉज लोगों ने कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं। बिकॉज क्या लोगों का माइंड सेटअप होता है, पहले से माइंड सेट बना के जाते हैं कि नहीं हमें नेगेटिव मार्क्स नहीं करने हैं। वहाँ हालांकि पेपर आसान था थोड़ा, फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, तो कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम भी किए। ओके, after that maximum number of questions that one can attempt in this paper, maximum number of questions that one can attempt। okay, तो कई स्टूडेंट्स हैं मेरे ऐसे भी जिन्होंने 65 के 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, मेरे कहने का मतलब है कि जो टाइम डोमेन आपको दिया गया वहाँ पे, जो टाइम बाउंडेशन आपकी है 3 घंटे की, 3 घंटे में इस लेवल के पेपर में बंदा कितने क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स आई विल से दैट मैक्सिमम क्वेश्चन इज 65 क्वेश्चंस, बिकॉज मेनी ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव अटेम्प्टेड 64 क्वेश्चंस। वन ऑफ माय ओन स्टूडेंट्स ही हैज अटेम्प्टेड अराउंड 63 क्वेश्चंस, एंड कई स्टूडेंट्स से और भी मेरी बात हुई है, उन्होंने अराउंड 65 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट किया है। बट 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो हाईएस्ट मार्क्स होगा वो 195 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बात बताई जो ये फैक्टर है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 50% से ज़्यादा पूछा गया, ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे। प्लस कैलकुलेटर्स के जो मेरिट्स डीमेरिट्स हैं वो आप जानते ही हैं, मोस्ट ऑफ दम डीमेरिट्स, बिकॉज उसको यूज़ करना काफ़ी इरिटेटिंग होता है, हमने देखा है इससे पहले भी पेपर में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि टॉपर क्वेश्चंस, टॉपर के मार्क्स कितने आएंगे इसमें, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, टॉपर मार्क्स, सो टॉपर मार्क्स विल समवेयर लाई बिटवीन 85 to 90 मार्क्स। ओके, टॉपर के जो मार्क्स होंगे दे विल समवेयर लाई बिटवीन 85 to 90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए, मार्क्स फॉर
रैंक अंडर 100, अगर आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए इस पेपर में तो कितने मार्क्स आपके आने चाहिए? देखिए, फॉर टॉप 100 रैंक यू शुड स्कोर समवेयर बिटवीन लेट्स से 70 प्लस, क्लोज टू 70 रादर आई शुड से, मे बी 69, 70 और 71. अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, यू आर डेफिनेटली बिलो 100. ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज what are the marks for securing a rank under 500? If you want to secure a rank under 500 in this paper, your marks should be somewhere between 55 to 60. Okay, ये क्वेश्चन थे जो बार बार मुझसे बच्चे पूछ रहे थे सर इस पेपर में क्या होगा. तो ये एनालिसिस जो है, ये हमारी टीम की जो एनालिसिस है, इस हिसाब से ये रहे आपके. अंडर 100 के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, अंडर 500 के लिए कितने चाहिए, अंडर अगर आपको टॉपर के मार्क्स कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड क्या है, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड क्या है, सबसे जरूरी जो कट ऑफ होगी इसकी क्या जाएगी. ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द पेपर. और मैं आप सभी को ये बता दूं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट सोल्यूशन, ऑलमोस्ट कंप्लीट आई थिंक मोर देन 62 क्वेश्चंस वी हैव अपलोडेड ऑन आवर फेसबुक पेज द गेट कोच. तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ गेट कोच का पेज विजिट करिए. फेसबुक पेज द गेट कोच नाम से है, वहाँ पे विजिट करिए. सारा सॉल्यूशन वहाँ पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं. फिर भी अगर आपको किसी सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन आपको नहीं समझ आ रहा है, वहाँ कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं. ओके, सो अगेन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम इंटायर द गेट कोच टीम. And so that was the analysis, that was the complete analysis by your side. Thank you.